केमिस्ट्री के टॉपिक्स में अभी ठीक है बेटा, एक ऐसा चैप्टर है ये जिससे दो क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग और आयनिक इक्विलिब्रियम, शायद दो ही चैप्टर ऐसे हैं केमिस्ट्री में जिससे दो क्वेश्चन आ जाते हैं। अदरवाइज एक क्वेश्चन तो अमूमन हर चैप्टर से आ जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म भी मान सकते हैं कि कभी कभी दो क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस का रीजन ये है कि पूरी ऑर्गेनिक उससे जुड़ी हुई है। इनका ऐसा नहीं है कि इनसे पूरी फिजिकल जुड़ी हो, ऐसा नहीं है, लेकिन अकेले में इनमें इतनी दम है कि इनसे दो क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज बहुत ही प्यारा 11th एनसीईआरटी का चैप्टर है, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है, आपने मुझसे केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना, बस जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वही आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट साइड पर भी मॉलिक्यूल होते थे, रिएक्टेंट साइड पर भी मॉलिक्यूल होते थे, उसे हमने नाम दे दिया केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट साइड पर तो कोई मॉलिक्यूल होगा, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर आयंस होते हैं। क्या होते हैं? तो इस इक्विलिब्रियम को नाम दे दिया गया आयनिक इक्विलिब्रियम, और कुछ नहीं। जैसे वहां पर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे, केसी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वैसे यहाँ पर भी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ऑफ कोर्स बस शब्दों की हेराफेरी है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी और केपी बोलते थे, यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मतलब वही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। केमिकल इक्विलिब्रियम में अल्फा को नाम देते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पे अल्फा को नाम दे देते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। एवरीथिंग इज सेम, पर थोड़ा सा शब्दों की हेराफेरी हो गई है बस। ठीक है, आइए तो एक छोटा सा डिस्कशन हुआ। इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम चालू करने से पहले, ये चैप्टर का नाम हो गया, डाल लिया होगा आप लोगों ने, हटा रहा है इसको। मैंने क्या किया है बच्चों, सबस्टेंस, कोई भी सब्सटेंस हो ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन, ऑन बेसिस ऑफ, चाहे आयोनाइजेशन बोलो और चाहे क्या बोलो, डिसोसिएशन, कि हमारा जो सब्सटेंस है वो टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। उस बिहाफ पर हमारे सब्सटेंस बच्चों दो प्रकार के हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिएगा हम कहाँ से चैप्टर चालू कर रहे हैं, सब्सटेंस से, और कैसे मैं आयनिक के अंदर घुस जाऊंगा अब पता नहीं चल पाएगा, देखिएगा अभी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन सब्सटेंस को दो भागों में क्लासिफाई किया है, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हम उन्हें कहते हैं जो अपने आयंस में टूट जाते हैं, लिखते रहिएगा, जो आयंस में टूट जाए। जैसे आपको मालूम है, ऐसे H2SO4 को ले लो, पानी में डालोगे H+ और SO4- 2 में टूट जाएगा। जैसे बेस पानी में डालोगे आयंस में टूट जाएगा, जैसे NaOH को ले लो, Na+OH-। जैसे सॉल्ट ले लो, NaCl ले लो, पानी में डालोगे अपने आयंस में टूट जाएगा। इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो अपने आयंस में ना, एग्जाम्पल के तौर पर शुगर, शक्कर को अगर तुम पानी में घोलोगे तो क्या शक्कर अपने आयंस में टूटती? नहीं टूटती। तो शक्कर क्या हो गया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यूरिया क्या हो गया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसा कि मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला, आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस के बीच
बीच में इक्विलिब्रियम होता है तो आयंस मिलने भी तो चाहिए। इसका मतलब आज का जो चैप्टर है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं, आज का जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अच्छा अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये पानी में घुलने पर कितना टूट रहे हैं, मीन्स व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, 100% और लेस देन 100%। उस बिहाफ पर इलेक्ट्रोलाइट फर्दर दो प्रकार के हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% अपने आयंस में टूट जाते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट लेस देन 100% अपने आयंस में टूटते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट आर फर्दर क्लासिफाइड एज strong electrolyte और बेटा weak। ये क्लासिफिकेशन कैसे किया है, ऑन बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ बहुत ही प्यारा चैप्टर है बेटा, देखते हैं बड़ा मजा आता है, थोड़ा बड़ा है लेकिन मजेदार बहुत है। ऑन बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। जगह खत्म हो गई है मेरे पास, ठीक है, मैं ऊपर लिखूंगा, आप यहाँ तक लिख चुके होंगे, ये पूरा लिख लिया आप लोग, यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। देखिए समझने वाला आ जाए, अभी थोड़ा सा लिखने वाला है, ठीक है, लिख लिया था, मैं इसको हटा दूँ, ओके। अब सुनो बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम इन्हें कहते हैं, जहाँ पे हेडिंग पड़ी थी उसी के नीचे लिखना कंप्लीटली आयोनाइज्ड, उसी के नीचे लिखना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ब्रैकेट में मत कर देना, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। कंप्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब है इनका जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है वो 100% क्या होता है बच्चों, परसेंट का जब साइन हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं ना, तो चाहे बोलो अल्फा 100% होता है और चाहे बोलो अल्फा की वैल्यू 1 होती है, बेटा एक ही बात है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के नीचे ब्रैकेट में लिखना बेटा पार्शियली आयोनाइज्ड। पार्शियली आयोनाइज्ड का बेटा मतलब हुआ इनका जो अल्फा होता है वो लेस देन 100% होता है, 40%, 20%, 5%, 2%, 80%, 99%, लेकिन 100% नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब अगर इसको 100 से डिवाइड करोगे तो लेस देन 1 होता है, ठीक है। अच्छा देखना बेटा, जैसे माना ये कोई He है, ये कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और मैंने इसका C मोलर पानी में घोला, इसमें घोला पानी में। आपको मालूम है पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कैटायन और एनायन के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देता है। तो चूंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये 100% अपने आयनों में टूट जाता है। बेटा चूंकि ये आयन्स पानी में पड़ेंगे, हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई आयन पानी में होता है तो उस आयन का हाइड्रेशन जरूर हो जाता है। इसलिए अच्छा तरीका तो ये रहता है कि हम लोग आयन के बगल में जरूर लिखें एक्वस। लेकिन बच्चों हम आज लिख रहे हैं, आज के बाद कभी नहीं लिखेंगे। लेकिन ये अंडरस्टूड है कि अगर कोई चीज पानी में घोली गई है और वो अपने आयनों में टूट रही है तो आयनों का हाइड्रेशन तो सर्दिया होगा ही होगा। एक्चुअली में ये आयंस नहीं होंगे, ये एक्वस आयंस होंगे, ठीक है। सुनते रहिए, अब बंद कर दीजिए पेन को। तो देखिए
चूंकि बेटा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण जितना भी तुम डालोगे पूरा का पूरा 100% ये टूट जाएगा और इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से अपने आयंस में टूट गया, खुद का अस्तित्व खत्म हो गया। आप इस HA के सॉल्यूशन को ऐसे जाके देखोगे ना, तो तुम्हें HA कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, तुम्हें सिर्फ दिखाई पड़ेगा H+ आयन और A- आयन। कितना कितना, 1 मोल टूटता तो 1 मोल बनते, C मोल टूटेगा तो C मोल ये बनेगा और C मोल ये। बोलो हाँ या ना। पहले कितने थे? जी। जब ये पूरा टूट गया तो ये कितने बन गए? C मोलर बन गए और उसका अस्तित्व क्या हो गया? बच्चों, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी सिखाया था, इक्विलिब्रियम दो लोगों के बीच में होता है। जैसे हम लोग अपने रूम में रहते हैं दोस्त के साथ, तो हम कहते हैं मेरे दोस्त से बहुत पटती है, मेरी और मेरी सहेली की ट्यूनिंग यार बहुत अच्छी है। जब वो उठती है तब हम भी उठ जाते हैं सो के, जब वो पढ़ने बैठती है तो हम भी पढ़ने बैठ जाते हैं। तो ये शब्द कि मेरी बहुत पटती है, मेरी बहुत ट्यूनिंग अच्छी है, कब हो पा रहा है? कमरे में दो। अगर किसी कमरे में आप अकेले रह रहे हैं तो क्या इन शब्दों का प्रयोग होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार से ट्यूनिंग, सामंजस्य या इक्विलिब्रियम तब आता है जब बर्तन में दो लोग होते हैं। यहां बर्तन में सिर्फ आयंस पड़े हैं, इलेक्ट्रोलाइट तो खत्म हो गया है, रिएक्शन इररिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम की चर्चा नहीं होगी। राइट? अच्छा भाई, जरा इसमें आइए। माना, अब की बार माना कि ये जो HA है ये एक वीक इलेक्ट्रोड है, कंपैरेटिव स्टडी करा रहे हैं। एक बार स्ट्रॉन्ग माना, पिक्चर क्या क्लियर हुई? ये सामने है। अब मैंने क्या माना? V। अब ये 100% नहीं टूटेगा। माना ये थोड़ा सा α% टूट गया। कितना टूट गया? अल्फा। जब ये α% अपने आयनों में टूटा तो थोड़ी देर बाद ये आयन भी आपस में कंबाइन करने लगे और वापस से एसिड को बनाने लगे। मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट और उसके आयनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो गया, एक ट्यूनिंग बैठ गई, बोले तो आयनिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड हो गया। इज इट क्लियर? हमारे बच्चे केमिकल इक्विलिब्रियम से जानते हैं। जब भी कोई इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता था, पोरवाल सर दो कंडीशन की बात करते थे, एक T बराबर 0 और एक T बराबर इक्विलिब्रियम। देखिए, चूंकि आयनिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है तो यहां पर भी दो कंडीशन की बात करी जाएगी, एक T बराबर इक्विलिब्रियम पर और एक T बराबर 0। T बराबर 0 पर इलेक्ट्रोलाइट को पूरा माना जाएगा और आयन को क्या माना जाएगा? 0। इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम कैसे बनाते थे? हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन में से कुछ माइनस करते थे। डू यू रिमेम्बर? मैं हमेशा X को माइनस करता था, अगर आपको याद हो, जिन बच्चों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है। मैंने वहां लिखवाया था X क्या है? रिएक्टेंट के वो मोल जो प्रोडक्ट में सुनते रहिए बेटा। क्या आपको याद है मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में आपसे कहा था, अगर क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू दी जाए तो X कैसे निकालते हैं? इनिशियल अमाउंट में अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर आपको याद है बेटा। केमिकल इक्विलिब्रियम में अल्फा दिया भी जाता है, नहीं भी दिया जाता है, तो हम लोग वहां पे X से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में अल्फा हमेशा दिया जाता है, इसलिए बच्चों यहां पर X की वैल्यू हमेशा होती है C। याद आया कुछ? जब अल्फा दिया जाता है तो X बराबर होता है इनिशियल अमाउंट में अल्फा से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई? C माइनस C अल्फा। बोलो, अगर कुछ बच्चों को भूल गए हैं तो मैं दोबारा याद करवा दूं। अल्फा बराबर होता है रिएक्टेंट के टूटे मोल बटे रिएक्टेंट के इनिशियल मोल। शायद अब याद आ जाए।
क्या कहलाती है? एक्स। तो सोचो बेटा, अगर अल्फा दिया जाए तो एक्स बराबर क्या मिलेगा? इनिशियल मोल मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। इनिशियल कितना है? सी, तो सी मल्टीप्लाइड बाई अल्फा इज एक्स। अब तो याद आ गया होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा देखिए, तो सामने देखिए, अब ये आयन कितना बनेंगे? बहुत ही आसान है पता करना। बोलिए नहीं, अब सुनिए, एक मोल खत्म होगा तो एक एक मोल बनेंगे। सी अल्फा खत्म होगा तो ये भी बनेगा सी अल्फा, ये भी बनेगा सी मोलर। बोलिए हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पता चल गई है। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, जिसको इस चैप्टर में नाम दिया जाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। निकालने का तरीका बच्चों वही होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बोलो हाँ या ना? आइए बच्चों, H प्लस की कंसंट्रेशन सी अल्फा है, A माइनस की कंसंट्रेशन सी अल्फा है, He की कंसंट्रेशन है C माइनस सी अल्फा। C को कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा। बोलो हाँ या ना? समाप्त हो गई है। ठीक है, कंटिन्यू चलेगा, अभी नहीं, पेन बंद, अभी कुछ नहीं होगा। हम यहां जरूर लिख रहे हैं, आपका कंटिन्यू चलेगा। के बराबर आ गया ये बच्चों, सी से सी कैंसल हो गया। आप लोग देख सकते हैं आपका के आई बराबर आ गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या आप लोग सहमत हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम अल्फा की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, 40%, 70%, 30%, 25%, 80%। इसलिए बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम में हम अल्फा की वैल्यू को कभी भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। आयनिक इक्विलिब्रियम के इस चैप्टर में बच्चों अल्फा की वैल्यू हमेशा मीन्स 99.9%। 2%, 1% बहुत छोटी होती है। इसलिए आयनिक इक्विलिब्रियम के इस चैप्टर में जब जब 1 के साथ अल्फा आएगा, आप अल्फा को हमेशा इग्नोर मारेंगे एंड दिस वैल्यू बिकम इक्वल टू सी अल्फा। बोलो हाँ या ना? आपको ठीक है, बोलो नहीं, समझ गए कि तुम बड़े ध्यान से देख रहे हो। ठीक है, ओके। तो के बराबर क्या आ गया? सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा को 1 के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया? इग्नोर। सुनते रहे, बच्चे ने बात पकड़ ली। सर आपने कहा कि 99% अल्फा की वैल्यू छोटी होती है, सर वो 1% क्या है? 99 में इंटरेस्ट नहीं है तुमको 1% इंटरेस्ट है। सर वो 1% का कौन सा केस है जब अल्फा की वैल्यू को हम इग्नोर नहीं करेंगे? सुन लो, अगर तुम्हें ऑप्शन में दी गई वैल्यू ऐसी दिखाई पड़ जाए जो बहुत क्लोज हो, क्लोज नहीं, बहुत क्लोज हो, तो समझ जाना एग्जामिनर ने अल्फा को इग्नोर नहीं किया। बस यही है वो 1%। क्लियर? कब अल्फा को इग्नोर नहीं करेंगे? जब ऑप्शन में दी गई वैल्यूज बहुत क्लोज है। एक ऑप्शन में लिखा है 6.5, दूसरे में लिखा है 6.7, चौथे में लिखा है 6.2, चौथे में तीसरे में लिखा है 5.95। तो ये वैल्यू काफी क्लोज आ गई हैं, तो समझ जाना एग्जामिनर ने अल्फा को इग्नोर नहीं किया। अदरवाइज बेटा आप सवाल लगा लो इसके 400, तुम्हें 4 सवाल नहीं मिलेंगे जिसमें अल्फा की वैल्यू रखी जाए।
99% क्वेश्चनों में बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम में हम अल्फा को 1 के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू होती है 1%, 2%, क्लियर? अच्छा, अभी बातें और बाकी है, लिखिए। ये कहाँ लिखोगे? इसके नीचे? नहीं, इसके नीचे लिख लो। हाँ, इसके नीचे, ठीक है। अब बिल्कुल आराम से अभी आत्मा के साथ जाएगा, देखते चलिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, इलेक्ट्रोलाइट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्योंकि ये 100% अपने आयनों में टूट गया, कोई आयनिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शली आयोनाइज्ड होगा, इलेक्ट्रोलाइट और आयनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा, जिसे हम कहेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। आपस में मत बोलो। यहां पे हमने देखा आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालने का तरीका वही घिसा पिटा पुराना वाला, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, के आई बराबर आ गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और अपन लोगों ने क्या किया, अल्फा को 1 के रेस्पेक्ट में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इस चैप्टर में अल्फा इज वेरी वेरी लेस, तो हमारा के आई बराबर क्या आ गया, सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, चलो। बच्चों लिखते लिखते बोलते भी जाओ, है ना? बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैंने HA को कट्टम कट्टा क्यों कर दिया? जब वो पूरी तरीके से आयोनाइज हो गया तो उसका अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो गया। ऑफ कोर्स, क्या यहाँ पे कट्टम कट्टा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आप किसी भी समय पर इस बर्तन को ऐसे झांक के देखोगे, तुम्हें HA भी दिखाई पड़ेगा, H प्लस भी दिखाई पड़ेगा, A माइनस भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ है। ओके, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक है बेटा, क्या मैं आगे बढ़ूं? शिखा जी बताइए, पक्का? तुम कह रही हो ना पढ़ाने का मन नहीं था, तुम तो इंसिस्ट कर रही हो तो मैं पढ़ा दे रहा हूं। थैंक यू बोलो, नहीं बोलने। आइए ना देखते हैं, आगे बढ़े। देखो बेटा, एक बात बताओ, तुम लोग जानते हो तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, तो भाई के बराबर आ गया सी अल्फा स्क्वायर। एक्चुअल फार्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। हमने अल्फा को इग्नोर कर दिया तो सी अल्फा स्क्वायर आ गया। अच्छा सुना बेटा, अगर बच्चों मैं यहाँ पे बात करूं कि इक्विलिब्रियम पर आयन की कंसंट्रेशन, ध्यान से देखिए, इस समय आपको दोनों आयन की कंसंट्रेशन सेम दिखाई पड़ रही है। जानती हो क्यों? क्योंकि इनके बैलेंसिंग कोएफिशिएंट क्या है, सेम। अच्छा, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट सेम क्यों है? क्योंकि ये टूटकर एक कैटायन दे रहा है, एक एनायन दे रहा है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो टूटकर एक कैटायन और एक एनायन देते हैं, उन्हें हम कहते हैं 1s2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। चूंकि बेटा ये 1s2 टाइप का है, इसीलिए आयनों की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर बराबर है। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि आयनों की कंसंट्रेशन निकाल कर दिखाइए। आओ, तो आयनों की कंसंट्रेशन बराबर आ गई सी अल्फा। क्या आ गई? सी अल्फा। अब सुनो बेटा, अल्फा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, के आई अपॉन सी का अंडर रूट। बोलो हाँ या ना? हम यहां समझा दे रहे हैं, यहां पे सीधे रिजल्ट लिखेंगे, जगह नहीं ना मेरे पास। अल्फा की जगह आपने लिख दिया के आई अपॉन सी का अंडर रूट। सब लोग देखना, क्या मैं अल्फा की जगह पर लिख सकता हूं? अच्छा, सी को अगर अंदर ले जाओगे तो सी का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो,
एक सी से एक सी कैंसल, तो आयनों की कंसंट्रेशन बराबर अंडर रूट के आई इंटू सी भी तो बोल सकते हैं, बोलो हाँ या ना। यस, तो चाहे आप बोलो आयन बराबर सी अल्फा और चाहे आप बोलो आयन बराबर अंडर रूट के आई इंटू सी। ओके बेटा, आई लगा दो। ओके बेटा, मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि बेटा ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। और ये दोनों फार्मूले बच्चों कब लगते हैं? जब इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है, 1s2 तो अगर 1s1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है तो Ki बराबर सी अल्फा स्क्वायर और आयनों की कंसंट्रेशन बराबर सी अल्फा बराबर अंडर रूट के इंटू सी। क्लियर है बेटा? अच्छा भाई सुन, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, यहां पर हम लोग Ki को कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट। और सुनना बेटा, मैंने ये जो 1s1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट लिया है ये अननोन लिया है, इसलिए मैं बार बार Ki लिख रहा हूं। अगर बच्चों ये एसिड हो जाए तो Ki की जगह लिखने लगेंगे Ka, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अगर ये बेस हो जाए तो Ki की जगह लिखने लगूंगा Kb, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। कोई दिक्कत? तो यहां पे बच्चों लिखो, मेरे पास जगह नहीं, लिखो Ki बराबर Ka या Kb, Ki बराबर Ka या Kb, ब्रैकेट में लिखो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस। लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए बच्चों, जो बोलता अच्छा है वही समझता भी अच्छा है, ठीक है। तो Ka/Kb के ब्रैकेट में क्या लिख दिया, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, थोड़ा सा सुन लो, चलो सब लोग उत्तर दे दो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेटा बेटा इलेक्ट्रोलाइट आपने किसको कहा, जो अपने आयंस में टूट गए। अच्छा, अगर ये 100% टूटे तो, पार्शली टूटे तो, इक्विलिब्रियम किसमें स्टेबलाइज हुआ, हमारे आयनिक इक्विलिब्रिया के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, वीक इलेक्ट्रॉन। अच्छा बेटा 1s1 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, जो टूटकर एक कैटायन और एक है। अगर इलेक्ट्रोलाइट 1s1 है तो K बराबर क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर। आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, और क्या लिख सकते हो, अंडर रूट के इंटू सी, अंडर रूट के इंटू सी। बोलो हाँ बेटा, जानते हो आप आयनिक इक्विलिब्रियम पर 10 सवाल लगाइए, आपको 9 सवाल मिलेंगे 1s1 के। जब मुझे मालूम है कि एग्जाम में 1s1 पे क्वेश्चन आना है तो इतना सब एग्जाम में करके काहे समय बर्बाद करें। हमने जैसे ही देखा ओहो 1s1 के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, आयन की कंसंट्रेशन बराबर सी अल्फा या अंडर रूट के इंटू सी। क्लियर? अच्छा गुरुजी मान लो 1s1 ना हो, 1s2 हो, 1s3 हो, 2s3 हो, तो क्या सवाल छोड़ आएंगे? छोड़ेंगे। ये का तुमको देखने के लिए पढ़ाया है? अबे 1s2 होगा, उसको आयनों में तोड़ो, C0 C माइनस सी अल्फा, जितना ये बने उतना यहां लिख देना, कंसंट्रेशन लगना, 1 के रेस्पेक्ट में अल्फा को छोड़ देना, देने से तुम्हारा आंसर आ जाए। 1s1 का है, आंसर आ गया मान लो तुम्हारा 10 सेकंड में, और 1s2 या 1s3 होगा, आंसर आएगा 40 सेकंड में। बस सवाल छोड़ना थोड़ी ना है। 1s1 में आप इससे बच गए, 1s2 या 1s3 होगा, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा जल्दी जल्दी से। Am I right? बेटा क्लियर हो गया? अच्छा ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब बच्चों के मन में एक दूसरा क्वेश्चन आ गया कि सर हम लोग ये तो समझ गए हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो पूरा टूट जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं होगा,
वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा, T बराबर 0, T बराबर इक्विलिब्रियम, हम KI को निकाल लेंगे। ठीक था, सब समझ गए हम लोग। लेकिन ये बताइए हम ये कैसे जानेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक, ये कैसे जान लेंगे? हाँ आओ आपको सिखाएं, ये हटा दे। क्लियर हो गया सबको? इसको मैं हटा देता हूं, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिखा दे रहे हैं, आप इनको याद कर लो, इनके अलावा जो आ जाए वीक हो जाएगा। जैसे मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग एसिड तो मैंने आपको बताए हैं, कितने होते हैं? 7। क्या बात, बताएंगे कौन कौन से? पहला बोलो सुपर एसिड, नाम फॉर्मूला FSO3H SbF5। बच्चों लिखते रहना, इसे हम लोग सुपर एसिड या मैजिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग सुपर एसिड या मैजिक एसिड के नाम से जानते हैं। और बेटा HClO4 H2SO4 HNO3, बोलो बोलो, HCl HBr और H। ये बेटा आपके 7 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इनके अलावा कोई दिख जाए आप उसको वीक मानेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाएंगे, T बराबर 0, T बराबर इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन बनाएंगे और KI की वैल्यू को निकालेंगे। जैसे बताना HCN वीक या स्ट्रॉन्ग? वीक। ये 7 स्ट्रॉन्ग है, इनके अलावा सब वीक। एसिटिक एसिड वीक, ऑक्सैलिक एसिड वीक, H3PO4 वीक, H2S वीक, इनके अलावा कोई भी एसिड होगा तो वीक माना जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। देखो ना स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं? हाइड्रा ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकेंड एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम और बेरिलियम की हाइड्रो ऑक्साइड को छोड़ दो बच्चों, बाकी सारे हाइड्रो ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जैसे NaOH, KOH, RbOH, CSOH स्ट्रॉन्ग बेस, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, SrOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, सब स्ट्रॉन्ग। वीक होते हैं LiOH, PeOH का होल ट्वाइस और इनके अलावा दूसरे, जैसे बोलो NH4OH वीक, FeOH का होल थ्राइस वीक, AlOH का होल थ्राइस वीक, बाकी सारे क्या होंगे? वीक। क्लियर है? अच्छा सुनना, एक हम तुम्हें गहरी बात बता दें, किसी को बताना मत, अंदरूनी बात है। क्या? सुनना, ये जो बेटा MgOH का होल ट्वाइस है, बेटा बोलो कौन? सुन, वैसे तो MgOH का होल ट्वाइस आप स्ट्रॉन्ग बेस मानेंगे। क्या मानेंगे? कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रॉन्ग मानेंगे। लेकिन बेटा अगर ये मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड किसी सॉल्ट के अंदर उपस्थित हो, मैंने क्या बोला? किसी सॉल्ट के अंदर उपस्थित हो तो आप इसको मानेंगे वीक। क्या मानेंगे? ध्यान रखिएगा। जैसे लिखिए मत, जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम क्लोराइड की, ये एक सॉल्ट है, HCl और MgOH का होल ट्वाइस, एसिड है HCl और इसके अंदर बेस है MgOH का होल ट्वाइस। तो जब इसके अंदर तुम बात करोगे तो तुम मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड को वीक मानोगे। क्या मानोगे? तुम्हें ऐसे लिख कर दिया जाए आप स्ट्रॉन्ग मानेंगे, लेकिन किसी सॉल्ट के अंदर दिया जाए तो आप उसे वीक मानेंगे। क्या मानेंगे? सुनते रहिए बच्चों, इसी चैप्टर में
आप लगभग 4 क्लास बाद पढ़ेंगे हमसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। बोल दो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में बच्चे पॉइंट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने सॉल्टों की हाइड्रोलिसिस नहीं होती। ठीक, जैसे लिखिए, आगे का पार्ट है, बस सुनिए। NaCl है, अब NaCl के अंदर बेस कौन सा है? NaOH, विच इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड कौन सा है? HCl, विच इज ए, दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। ठीक, अब जो सुनना, बात करें MgCl2 की, तो इसके अंदर बेस कौन सा है? MgOH का होल ट्वाइस, और एसिड कौन सा है? ये तो स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग तो ये भी होता है, लेकिन सॉल्ट के अंदर अगर है तो आप इसको क्या मानेंगे? आप बताओ, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी कि नहीं होगी? बिकॉज दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक। हमारा पॉइंट क्लियर हुआ? तो अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बेस दिया गया है, आप उसे स्ट्रॉन्ग मानिएगा, लेकिन किसी सॉल्ट के अंदर अगर उपस्थित है तो आप उसे वीक मानेंगे। हाँ या ना? क्लियर हो गया? तो बताओ बेटा, MgCl2 कोई तुमसे पूछे किसका सॉल्ट है, तो आप उत्तर देना स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। तो बताओ, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी? बिल्कुल। कुछ क्लियर हुआ? अच्छा, तो बेटा ध्यान रखिएगा, आप लोग एक काम ये कर लो, MgOH के होल ट्वाइस पर आप स्टार लगा लो कि पोरवाल सर ने इसके बारे में कुछ बताया था। बस स्टार लगा लो, जब भी रिवाइज करोगे याद आ जाएगा सर ने क्या बताया। ठीक है, अब बेटा हम लोग लास्ट आते हैं सॉल्ट। देखो जरा, एसिड हो गया, MgOH के होल ट्वाइस का फंडा समझ में आ गया? ऐसे बेस दिया गया तो स्ट्रॉन्ग मानेंगे, और सॉल्ट के अंदर दिया गया तो वीक मानेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आइए बच्चों सॉल्ट। सॉल्ट में मैं आपको सिर्फ 2 बातें बताऊंगा, ज्यादा अंदर नहीं घुसेंगे। बात नंबर 1, सॉल्ट आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से हम डिसाइड करते हैं। जैसे 0.1 मोलर एक सॉल्ट है AB, जिसको मैंने पानी में घोला है और ये अपने आयनों में टूट गया। एग्जामिनर ने कहीं पर भी अल्फा को मेंशन नहीं किया, तो हम इस सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानेंगे और 100% आयनों में तोड़ देंगे। यही अगर लिखा होता, एक सॉल्ट है 0.1 मोलर AB which get 80% डिसोसिएटेड, तो एग्जामिनर ने अल्फा की वैल्यू 80% दे दी है, लेस देन 100% दी है, आप इस सॉल्ट को वीक इलेक्ट्रोलाइट मानेंगे, रिवर्सिबल का साइन लगाकर इक्वेशन बनाएंगे। बोलो हाँ या ना? तो पहला पॉइंट हो गया क्वेश्चन को देखकर। दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, सॉल्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बच्चों हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे फर्स्ट ए और सेकंड ए के जो हैलाइड होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, नमक को पानी में डालो तन से घुल जाता है। और दूसरे होते हैं इस